नमस्कार दोस्तों, रियल वॉइस ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहल मोदी। दोस्तों, जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, जो पहलगाम अटैक के बाद भारत सरकार ने जिस प्रकार से प्रयास किया था, और आज वही जो संदेश है कि हम किसी भी तरह से जो टेररिज्म है उसको बढ़ावा नहीं देंगे और उसी का हम खात्मा करेंगे। और उसी के लिए आज हम बात करें तो कुल मिला के कुछ जो भारत सरकार के द्वारा जो विभिन्न डेलीगेशन है उसको विभिन्न देशों में भेजा गया है। तो ये भेजने का जो मकसद था वो क्या है, किस प्रकार से वो काम कर रहा है और उससे किस प्रकार से भारत अपने पक्ष को सही प्रकार से ठहराएगा, तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करें। और इसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार वीरेंद्र पंडित जी। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार सर। जैसे हमने बात किया प्रस्तावना में, सीधी सी बात है कि आज हम पूरे विश्व को ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान जिस प्रकार से ये कृत्य कर रहा है, ये पाक नहीं, ये नापाक हरकत कर रहा है। और ये मैसेज देने के लिए खास तौर पे जो कुछ एमएलए है जिनको हमने एमपी है जिनको हमने भेजे हैं, और इतना ही नहीं, सिर्फ बीजेपी के नहीं है, सभी पक्ष को मिला के हमने किया है। तो किस प्रकार से आप देख रहे हैं ये घटना को, और ये भी जानना चाहेंगे कि ये घटना पहली बार बनी है कि पहले भी इस प्रकार के जब कोई मामले आए थे और हमने ऐसी टीम भेजी? देखिए, ये इसके पहले भी भारत सरकार ने विपक्ष के नेताओं को भेजा है। मुझे एक याद आता है, नरसिम्हा जी जब प्रधानमंत्री थे तो उस समय कश्मीर की सिचुएशन पर भारत का पक्ष रखने के लिए उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को यूनाइटेड नेशन भेजा। अच्छा, 98 की बात है। और तो ये बड़ा एक मसला होता है कि किसी विदेश नीति के मामले में पूरे देश में एक सहमति है या नहीं, ये इससे साबित होता है। मोदी जी ने भी वही किया है। मोदी जी ने उसको ज्यादा बड़ा बनाया है। उन्होंने 7 डेलीगेशन बनाए हैं जो 33 देशों की यात्रा कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। और इससे एक दुनिया में यह मैसेज गया है कि भारत की जो अपोजिशन पार्टीज है, इंक्लूडिंग कांग्रेस, वो भी इस मामले में मोदी जी के साथ। राहुल गांधी कुछ भी कहते रहे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी पार्टी के 4 वरिष्ठ नेता, शशि थरूर, आनंद शर्मा और मनीष तिवारी और एक और जैसे 4 बड़े नेता जो हैं, गुलाम नबी आजाद तो पहले कांग्रेस में थे ही, ये लोग विदेशों में जाके भारत सरकार की नीतियों का समर्थन कर रहे हैं। राहुल गांधी कुछ भी कहे, मतलब उनका विपक्ष के नेता हैं तो वो चाहे तो कह सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस में बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि कांग्रेस को इस समय में बीजेपी की सहायता करनी चाहिए। करते हैं नहीं करते अलग बात है। तो एक तो ये पक्ष है उसका। जो 33 देशों में भारत के जो डेलीगेशन गए हैं, 7 डेलीगेशन, वो पूरी दुनिया में ऐसे लोग अलग अलग कंटिनेंट्स, मतलब अलग अलग महाद्वीपों पर भेजे गए, ताकि यूनाइटेड नेशंस में जब ये सितंबर में ये मामला सामने आएगा, सितंबर में जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग शुरू होती है 1 सितंबर से, वहां पर ये मामले आए, तो उस समय पाकिस्तान के खिलाफ जो वोटिंग होगी उसमें ये सब चीजें रिफ्लेक्ट करेंगी। अच्छा, अब देखिए कि एडवांस प्लानिंग होती है। तो एक तो ये मामला है। तो आर्मी ने जो करना था कर दिया, उसमें नया कुछ हम ऐड नहीं कर सकते। डिप्लोमेसी में मोदी जी ने जो किया है, पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है। 3-4 देशों में उनके प्रधानमंत्री गए हैं, या ये कहो कि वहां के जो आर्मी चीफ है वो गए हैं प्रधानमंत्री को साथ लेके। ये वैसे भी जानते हैं कि पाकिस्तान तो मतलब आर्मी के जरिए तो वो अजरबैजान गए हैं, वो टर्की गए हैं, मुस्लिम देशों में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम देशों से पाकिस्तान को कोई समर्थन नहीं मिला है जैसा पहले मिला करता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि सऊदी अरब, कुवैत और यूएई सहित अनेक मुस्लिम देश ऐसे हैं जिन्होंने मोदी जी को अपने सबसे बड़े सम्मान से नवाजा है बिल्कुल पिछले कुछ वर्षों में। तो मोदी जी ने जो पिछले 10 साल में जो एक भूमि तैयार की थी, उसके परिणाम हमको आज मिल रहे हैं। ये बात, उस समय जो बीज बोया था वो आज भारत के समर्थन में सामने आया है। तो दूसरा पक्ष इसका ये है। तीसरा पक्ष जो अभी इस महीने में, अगले जून महीने में या जुलाई महीने में जो मानसून सेशन शुरू होगा, उसमें ये जो डेलीगेशन गए हैं अलग अलग पार्टीज से,
वो मामला फिर गरमाएगा, क्योंकि अब विपक्ष की ये बात सामने लाएगा, राहुल गांधी लाएंगे, मुलायम सिंह यादव के बेटे अपने अखिलेश यादव, ये सब लाएंगे, आरजेडी वगैरह, तो ममता बनर्जी वगैरह। मजेदार बात यह है कि इन सभी पार्टियों के जो नेता विदेश गए हैं वो सब मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं, तो एक खतरा ये भी है कि कितनी पार्टियां इसमें टूट तो नहीं जाएंगी। ये भी एक डर है। तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर भी बड़ा असर पड़ रहा है इसका। जो हमें लग रहा था कि विदेश नीति का मामला है, वो देश नीति का मामला हो गया है। देश तो एक ये बड़ा फर्क पड़ने वाला है। सर, हम बात करेंगे शशि थरूर, एक ऐसा नाम, मतलब बहुत लोग उनको पहले से जानते हैं, अच्छे वक्ता है वो भी हम जानते हैं, पर एक पहली बार ऐसा आया कि आज विश्व फलक पर एक नाम आया कि शशि थरूर है, मतलब काफी बढ़िया से नेगोशिएट कर पाते हैं, अपनी बात रख पाते हैं, और कोलंबिया जैसा देश जो मतलब उनको लगता था कि भारत ने कुछ गलत किया, पर कल उनसे कबूल करवाया कि भारत ने माफी मांग ली। तो ये सब आपकी ये घटना को कैसे देखते हैं? एक दूसरा कि ये जो चयन करने की जो क्रिया है प्रधानमंत्री जी की, ये पक्ष से हमें ये कैंडिडेट हमारा जाएगा, और उसके बाद हाँ, ये मैंने अभी आपको बताया था, ये इसको थोड़ा सा पीछे ले जाए तो शशि थरूर पहले से ही कांग्रेस से काफी नाराज चल रहे हैं। आपको याद होगा कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ा था। बिल्कुल। उनको वोट ज्यादा नहीं मिले क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने इसको, खड़गे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, तो एक अलग मामला है। अब देखिए कि आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, शशि थरूर, ये लोग जो हैं, आपको ग्रुप ऑफ 23 सितंबर 2023 में कांग्रेस के कुछ लोगों का एक ग्रुप बना था जो राहुल गांधी को हटाना चाहते थे। ये सब उसमें शामिल थे। तो मोदी जी ने सोच समझ के इन लोगों को इस डेलीगेशन में भेजा है, ऐसा लगता है, ताकि हो सके मतलब कांग्रेस में तो कांग्रेस में भी बीजेपी का एक सपोर्ट बेस तैयार हो गया है, आप ये कह सकते हैं। जहाँ तक शशि थरूर का सवाल है, सब जानते हैं कि बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत विद्वान हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस में बहुत सालों तक रहे हैं, अमेरिका में रहे हैं, और यूनाइटेड नेशंस में अंडर सेक्रेटरी जनरल रहे हैं। मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे उस समय इनको सेक्रेटरी जनरल के लिए भी चुनाव लड़वाया गया था, तो किसी कारण से वो उतना वोट नहीं मिले उनको, लेकिन उनकी योग्यता से कोई इनकार नहीं करता। कांग्रेस में भी बहुत योग्य व्यक्ति हैं और डिप्लोमेसी के बहुत बड़े जानकार हैं। मतलब आप देखिए कि विश्व में भारत सरकार के पास दो ऐसे बड़े विशेषज्ञ हैं, एक तो जयशंकर है और दूसरे शशि थरूर है, जो भारत का पक्ष पूरी दुनिया में बड़े अच्छे तरीके से रख रहे हैं। देखिए, युद्ध डिप्लोमेसी से भी लड़ा जाता है, या ये कहें कि जो युद्ध से आप नहीं हासिल कर सकते वो डिप्लोमेसी से हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये भारत सरकार की एक बहुत अच्छी नीति है कि युद्ध अपना काम कर चुका, मतलब ऑपरेशन सिंदूर अपना काम लगभग कर चुका, और उसके बाद का जो सिनेरियो है उसमें भारत सरकार की तरफ से अनऑफिशियली शशि थरूर जैसे लोग पूरी दुनिया में भारत का परचम लहरा रहे हैं। बिल्कुल। असल में जैसे हम डेलीगेशन की बात करते तो एक बात ये भी सामने आती है और सबको मतलब एक जो अजीब सा लगता है वो है नाम असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी की जब हम बात करें तो अमूमन हमने देखा है कि जब भी मतलब कोई बिल आ रहा है तो एंटी बीजेपी हमें साफ साफ दिखता था। पहली बार ऐसा जहाँ दिखा कि यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम वाला इश्यूज नहीं है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि ओवैसी का जो स्टैंड था वो बिल्कुल साफ था कि नेशन फर्स्ट, और उन्हीं का भी इसमें चुनाव किया गया है। उसके बारे में कुछ जानना चाहिए। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी भी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और बहुत अच्छे वकील हैं, इंग्लैंड में पढ़े हैं, बार एट लॉ है, और अभी तक उनके बारे में ये सोच सारे देश में ये इमेज थी कि वो मुसलमानों के पक्ष में ही बोलते हैं। अब ये पहली बार हुआ है कि वो भारत के पक्ष में बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो एक ये इसका असर भारत में और भारत के बाहर काफी लोगों पर हो रहा है, लेकिन ये देखना होगा कि वो जब लौट के आते हैं तो हैदराबाद में उनके जो वोटर्स हैं, खासतौर से जो मुस्लिम वोटर्स हैं, उन पर कितना असर वो कर पाते हैं। क्या वो अपनी मेजोरिटी वहां पर जिस तरह 5-6 लाख वोटर जीतते थे वो उतना मार्जिन मिलेगा, नहीं मिलेगा, जीत जाएंगे हार जाएंगे, ये अलग बात है। लेकिन ये बात तय है कि उन्होंने पाकिस्तान को बड़ी अच्छी तरह से धोया है, इसमें कोई शक नहीं है कि एक मुस्लिम व्यक्ति से आप एक मुस्लिम देश को पिटवाओ। ये मोदी जी की रणनीति बहुत अच्छी साबित हुई है, और मुझे लगता है कि इसमें ओवैसी जी का खास बड़ा रोल रहा है। कारण क्या है वो बाद में धीरे धीरे सामने आएंगे,
लेकिन अभी तो ओवैसी हीरो बने हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। अच्छा सर, जब कुछ नाम है मतलब जो काफी अच्छे वक्ता के तौर पे जब माने जाते हैं, संसद में भी जब हम उनको सुनते हैं तो लगता है कि हाँ वाकई ये जो आज का ये जो युवा दल है उसका जो टैलेंट है वो हमें दिखता है। जिसमें कुछ नाम है जैसे बांसुरी स्वराज, सुषमा स्वराज जी की बेटी, उनको भी यहाँ पे भेजा गया है। उसके अलावा कुछ नाम जिसमें खास करके गुलाम नबी आजाद, मतलब काफी एक लिबरल प्रकार का व्यक्तित्व हमें उनको उनमें देखने को मिलता है। जम्मू कश्मीर से भी बिलोंग करते हैं और एक सभी को साथ लेके चलने वाले व्यक्ति में गिना जाता है। हाँ, इमेज अच्छी है, एक उनका नाम उनमें शामिल है। सलमान खुर्शीद, हाँ, वो भी तो कांग्रेस के नेता थे। हाँ, अभी भी है। हाँ, और इंटरनेशनल मामले में पहले से विदेश मंत्री रह चुके हैं। हाँ, रविशंकर प्रसाद जी का उनमें सिलेक्शन हुआ है। तेजस्वी सूर्या, संसद में भी जब हम उनके जो स्पीच सुनते हैं तो हमें लगता है कि है एक अनुराग ठाकुर, क्या कहेंगे मतलब वही हम लोग बात कर रहे थे कि वो डिप्लोमेसी के अलावा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में अभी जो मानसून सत्र शुरू होने वाला है जी कुछ हफ्तों में भारत में, ये सारी चीजें उसमें रिफ्लेक्ट करेंगी। क्योंकि अब जो विपक्ष के सांसद जो विदेश में बोल चुके हैं, अब वो यहाँ पर मोदी जी का विरोध नहीं कर पाएंगे उन मामलों में। ऑपरेशन सिंदूर के मामले में अब वो मोदी जी के सामने प्रश्न नहीं पूछ पाएंगे, उनका विरोध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो विदेश में जाकर बता चुके हैं। तो ये यहाँ आएंगे तो बात उलट तो नहीं जाएगी, उलट नहीं सकते वो। असदुद्दीन ओवैसी नहीं उलट सकते कि पाकिस्तान को जो भी कहा है। तो इस तरह से शशि थरूर का मामला है, हमें पता है, आनंद शर्मा मालूम है जी, मनीष तिवारी, ये सारे लोग जो हैं, सलमान खुर्शीद वगैरह, ये पहले भी राहुल गांधी का विरोध कर चुके हैं। तो अभी ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इन मामलों से ये सारी पार्टियां, राहुल गांधी और दूसरी जो पार्टियां हैं, दूसरे जो लीडर्स हैं, वो इसको किस तरह से निपटते हैं। तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी इसका रिफ्लेक्शन बढ़ने वाला है, वो सीधी बात बिल्कुल ये होने वाला है। सर एक ये जानना चाहेंगे कि ये जो 33 देशों में ये जो डेलीगेशन हमने भेजे हैं, मतलब अगर ये नहीं भेजते तो क्या पाकिस्तान हावी हो जाता है, और अगर हम भेजते हैं तो पाकिस्तान को इससे क्या नुकसान होगा? हो सकता है कि फाइनेंशियली मैटर पे उनको ग्रे लिस्ट में डाला जाए, या किस प्रकार की अब पाकिस्तान की इमेज खराब होगी? ये एक नया मसला आपने बताया, नया नहीं है। असल में असदुद्दीन ओवैसी ने सऊदी अरब से और दूसरे देशों से, मुस्लिम देशों से कहा है कि पाकिस्तान को फिर से FATF में डाला जाए। तो ये एक प्रेशर है भारत की तरफ से इन मुस्लिम देशों पर, क्योंकि इन सबसे भारत का बड़ा भारी व्यापार है। बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट है, पूछने का वही है, बायलैटरल ट्रेड है, और वो उस पर क्या असर पड़ेगा, वो देश किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। शायद अगले महीने में ही ये FATF की मीटिंग होने वाली है। तो क्या पाकिस्तान को वापस ग्रे लिस्ट में डाला जाएगा? टर्की का, जैसे टर्की के साथ हमने बहुत सारे उनके साथ बिजनेस खत्म कर दिए, टूरिज्म वगैरह, है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अजरबैजान के साथ में हमने 98% ऑयल लेना बंद कर दिया। तो पाकिस्तान के समर्थक जो देश हैं वो भी अब ये बात सोचे हैं कि अगर भारत से हमने पंगा लिया तो कितने पाकिस्तान, इस्लामिक कंट्रीज 56 नेशन अगर मान ली, कोई इनके साथ अजरबैजान और तुर्की के अलावा कौन निकला? नहीं निकला उसकी बात नहीं है। इन सबके साथ में भारत के, देखिए एक बात समझिए कि भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और अभी दुनिया में कोई भी देश इंक्लूडिंग रशिया, चाइना और अमेरिका भारत से एक सीमा से ज्यादा झगड़ा करने की स्थिति में नहीं है। ये बात बिल्कुल है, अभी मतलब हर एक कंट्री जो इंटरडिपेंडेंट है, बिल्कुल सबका एक दूसरे से ट्रेड है, एक दूसरे में इन्वेस्टमेंट है, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर है, डिफेंस के मामले हैं। तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें भारत अपनी पोजीशन बहुत स्ट्रांग कर चुका है, और ये देश, इनकी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि ये भारत से एक सीमा से ज्यादा झगड़ा मोल ले सकते। अब देखिए कि टर्किश एयरलाइंस के साथ में इंडिगो का झगड़ा शुरू हो गया है। तो अभी इसमें बहुत सारी चीजें होती है। अहमदाबाद से बाकू वाला जो जाना वो भी कैंसिल हो गया है फिलहाल, जो अपने टूरिस्ट ऑपरेटर उन्होंने साफ कर दिया कि ये दोनों में हम कोई भी। आप देखिए, एक उदाहरण देता हूँ आपको कि मालदीव्स का 2-3 साल पहले मालदीव्स के साथ में, मालदीव्स में इंडियन टूरिस्ट ने जाना बंद कर दिया, तो हाथ जोड़ के वापस सामने आ गया, आना पड़ा। देखिए टूरिज्म बहुत बड़ी इंडस्ट्री है टर्की के लिए भी। एक बात समझिए आप, टर्की के लिए, टर्की में ऑयल नहीं है। अच्छा, ऑयल नहीं है। हमें लगता है कि टर्की के पास बहुत पैसा, ऐसा नहीं है। टर्की में ऑयल नहीं है,
मतलब एक्सपोर्ट करने लायक ऑयल तो उसके पास नहीं है। वहां की सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है वो मैन्युफैक्चरिंग है और ये ड्रोन इंडस्ट्री और टूरिज्म। तो टूरिज्म में भारत ने बड़ा जबरदस्त टेक किया और फिल्म इंडस्ट्री के लोग बहुत जाते थे वहां, फिल्मों की बहुत शूटिंग होती थी बॉलीवुड की फिल्मों की, वो बंद हो गई है। तो अभी ये बहुत सारे तरीके भारत के पास है इन सारे देशों को कंट्रोल करने के लिए और इसका असर पड़ना शुरू हो गया है। अभी तो ये मई महीना बीता भी नहीं है और असर शुरू हो गया है। तो दोस्तों ये थी हमने खास जो जानकारी आपको दी कि किस प्रकार से अपने जो डेलीगेशन है वो काम कर रहे हैं और सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का जो हाल हुआ वो तो अभी हम देखते ही है और आगे जाके यूनाइटेड नेशंस में भी पाकिस्तान को किस प्रकार से पछाड़ा जाए, शायद हम कह सकते कि उसी की जो रणनीति के तहत स्ट्रेटेजी के तहत ये हुआ है। वीरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। तो दोस्तों न्यूज व्यूज और एनालिसिस के लिए आप देखते रहिए रियल वॉइस ऑफ इंडिया। धन्यवाद મિત્રો, આપ યુટ્યુબ ઉપરાંત ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, એક્સ સોશિયલ મીડિયાથી પણ અમારી સાથે કનેક્ટ રહી શકો છો। દેશ વિદેશના તમામ સમાચારો વાંચવા માટે અમારી વેબ પોર્ટલ revolt.in ઓપન કરશો। ધન્યવાદ।